आज 25 दिसंबर है और जब हम कुवैत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर वो रेगिस्तान और चिलचिलाती गर्मी की एक तस्वीर आती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे हैं। कड़ाके की ठंड, छुट्टियों की जबरदस्त भीड़ और नए साल की जोरदार तैयारियां। ऐसा लग रहा है जैसे देश का पूरा मिजाज ही बदल गया है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। तो आज हम इन्हीं सब अलग अलग धागों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कुवैत में असल में चल क्या रहा है। इन सारी जानकारियों के ढेर से वो कौन सी बड़ी तस्वीर उभरती है जो शायद पहली नजर में दिखाई न दे। बिल्कुल। और ये बाकी दिलचस्प है क्योंकि ये स्रोत हमें सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं दे रहे, बल्कि एक देश का पूरा इकोसिस्टम दिखा रहे हैं। एक तरफ लोग और जश्न का माहौल है, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक पूरी प्रशासनिक मशीनरी है जो अपनी रफ्तार से काम कर रही है। हाँ, इन दोनों के बीच का रिश्ता और संतुलन समझना ही आज का असली काम है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो शायद हर कोई महसूस कर रहा है, मौसम। हाँ, स्रोतों में साफ लिखा है कड़ाके की ठंड का आगाज। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है जब हम कुवैत की बात कर रहे होते हैं। सही बात है। रेगिस्तानी इलाकों में तापमान बहुत नीचे चला गया है और लोग अब गर्म कपड़े और हीटर निकाल रहे हैं। और ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है ना? हाँ इसका सीधा असर बाजार पर भी पड़ रहा होगा। हाँ, और ये सिर्फ एक मौसम से जुड़ी खबर नहीं है। ये बदलाव सीधे सीधे वहां के बाजार को चला रहा है। सोचिए, गर्म कपड़ों की बिक्री, हीटिंग उपकरणों की मांग, ये एक मौसमी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है जिसकी हम शायद कुवैत से उम्मीद नहीं करते। सही। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस ठंड पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। हमारे स्रोत बताते हैं कि समाज 2 हिस्सों में बढ़ गया है। 2 हिस्सों में? जी। ये तो काफी दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बड़ा वर्ग है जो इस मौसम को पूरी तरह अपना रहा है। वो स्थानीय परंपरा कश्ता के लिए निकल पड़े हैं। अच्छा, कश्ता। और दूसरा वर्ग वो है जो इस ठंड से बचने के लिए देश से बाहर जा रहा है। तो एक ही मौसम 2 बिल्कुल अलग तरह के व्यवहार को जन्म दे रहा है। कश्ता पर थोड़ी और बात करते हैं। स्रोतों में इसका जिक्र है, लेकिन ये सिर्फ रेगिस्तान में कैंपिंग करना नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये कुवैती संस्कृति का एक बहुत जरूरी सामाजिक हिस्सा है, जहाँ परिवार और दोस्त हफ्तों तक रेगिस्तान में बड़े बड़े टेंट लगाकर रहते हैं, अलाव जलाते हैं, साथ में खाना बनाते हैं। मतलब एक तरह से शहरी जिंदगी से एक ब्रेक। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सामुदायिक अनुभव है, जड़ों की तरफ लौटने जैसा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। जो लोग देश से बाहर जा रहे हैं, हाँ, उनकी वजह से कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पैर रखने की जगह नहीं है। ये सिर्फ छुट्टियों की भीड़ नहीं है, ये एक आर्थिक संकेतक है। हाँ, स्रोतों में इसका साफ जिक्र है कि भारत, मिस्र और दूसरे खाड़ी देशों की उड़ानों के टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। सीधी सीधी मांग और आपूर्ति का खेल है। लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए या फिर किसी गर्म जगह पर छुट्टियां बिताने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं। और ये हमें बताता है कि कुवैत में एक बड़ी आबादी के पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने लायक आमदनी है कि वो छुट्टियों में विदेश यात्रा का खर्च उठा सकें। लेकिन जो लोग देश में ही रुके हैं, उनके लिए भी सिर्फ कश्ता का ही विकल्प नहीं है, जैसा कि स्रोत बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शहरों के अंदर भी एक अलग ही दुनिया बस रही है। बिल्कुल। मनोरंजन केंद्रों ने खास विंटर फेस्टिवल आयोजित किए हैं। स्रोतों के मुताबिक ये शाम के वक्त बहुत भीड़ खींच रहे हैं। जो समझ में भी आता है, क्योंकि दिन में ठंड ज्यादा होती है। सही। साथ ही स्थानीय स्तर पर फुटबॉल टूर्नामेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरे देश ने छुट्टियों के इस मौसम को एक बड़े उत्सव में बदल दिया है। हाँ, चाहे वो रेगिस्तान के टेंट में हो, शहर के मॉल में, या फिर किसी दूसरे देश के बीच पर। ये एक ऐसी तस्वीर है जहाँ नागरिक जीवन अपने पूरे उफान पर है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी जब एक साथ जश्न मनाती है, यात्रा करती है और घूमती फिरती है, तो पर्दे के पीछे किसी को तो सब कुछ संभालना पड़ता है। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है, प्रशासन। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो लगता है कि पूरा देश छुट्टियों के मूड में है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी जब जश्न मनाती है तो व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती। और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सबसे बड़ी प्राथमिकता नए साल का जश्न है। अच्छा। आंतरिक मंत्रालय ने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले से ही कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स, सार्वजनिक पार्क और खासकर खाड़ी के तटीय इलाकों, जिन्हें कॉर्निश कहा जाता है, हाँ, कॉर्निश, वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, ये एक तरह से
शक्ति प्रदर्शन भी है। मतलब ये दिखाने के लिए कि जश्न मनाइए, लेकिन नियंत्रण हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। मतलब सुरक्षा का इंतजाम काफी मजबूत है, लेकिन प्रशासन का काम सिर्फ कानून व्यवस्था तक तो सीमित नहीं होगा, खासकर ऐसे मौसम में। बिल्कुल नहीं। सुरक्षा का एक और पहलू है जन स्वास्थ्य। हाँ, फ्लू और दूसरी बीमारियां। सही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जो सीधे तौर पर इस भीड़भाड़ और ठंड के मौसम से जुड़ी है। मौसमी बीमारियों और फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को मास्क पहनने और भीड़ से बचने की सलाह दी गई है। तो सरकार सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि लोगों की सेहत को लेकर भी उतनी ही चिंतित है। बिल्कुल, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। और ये तैयारी सिर्फ लोगों को निर्देश देने तक ही सीमित नहीं है, जमीन पर भी दिख रही है। मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि सड़क निर्माण विभाग ने छुट्टियों से ठीक पहले कई मुख्य सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। हाँ, ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम लगता है। एक रणनीतिक कदम है। बिल्कुल। छुट्टियों में सबसे बड़ी सिरदर्दी ट्रैफिक जैम होती है। लोग घूमने निकलते हैं और घंटों जैम में फंसे रहते हैं। तो नई सड़कों, पुलों और अंडरपास को छुट्टियों से ठीक पहले खोल देना ये सुनिश्चित करता है कि लोगों का मूड खराब ना हो और अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूमता रहे। ये दिखाता है कि प्रशासन सिर्फ समस्या का समाधान नहीं कर रहा, बल्कि समस्या को होने से ही रोक रहा है। तो एक तरफ जश्न का माहौल बनाने में मदद की जा रही है और दूसरी तरफ व्यवस्था को सख्त भी किया जा रहा है। और यहीं पर प्रवासियों से जुड़े नए नियम सामने आते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि छुट्टियों के इस माहौल के बीच कुछ बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। हाँ, और ये इस पूरी ब्रीफिंग का शायद सबसे गंभीर और दूरगामी असर वाला हिस्सा है। श्रम मंत्रालय ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। क्या है वो? पहला, अब वर्क परमिट यानी इकामा को रिन्यू कराने के लिए नए डिजिटल नियमों का पालन करना जरूरी होगा। और दूसरा, अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान तेज कर दिया गया है। तो एक तरफ डिजिटलीकरण और दूसरी तरफ सख्ती। क्या स्रोतों में इस बात का कोई संकेत है कि इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है? स्रोत सीधे तौर पर कामगारों की भावनाओं का जिक्र नहीं करते, लेकिन हम इन कदमों के असर का अंदाजा लगा सकते हैं। डिजिटलीकरण का मकसद व्यवस्था को पारदर्शी और तेज बनाना है, जो लंबे समय में सबके लिए अच्छा है, लेकिन शुरुआत में खासकर उन कामगारों के लिए जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हाँ, और वहीं धरपकड़ का अभियान उन लोगों में डर पैदा करता है जिनके कागजात में कोई कमी है। तो ये एक तरह की दोधारी तलवार है। सही। एक तरफ देश अपनी व्यवस्था को आधुनिक बना रहा है और दूसरी तरफ प्रवासी कार्यबल पर दबाव भी बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसे छुट्टियों के दौरान लागू करना भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जब शायद इस पर उतना ध्यान न जाए। हो सकता है। ये दिखाता है कि प्रशासन सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं देख रहा, बल्कि देश के भविष्य के ढांचे को भी आकार दे रहा है, भले इसके लिए कुछ सख्त फैसले ही क्यों ना लेने पड़े। तो जहां प्रवासी कामगारों के लिए नियमों में सख्ती हो रही है, वहीं उनकी जिंदगी का एक और पहलू है जो सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, और वो है अपने घर पैसा भेजना। हाँ, चलिए अब देश की आर्थिक धड़कन को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर दिखती है। कैसे? स्रोतों के मुताबिक कुवैती दीनार विदेशी मुद्रा बाजार में काफी स्थिर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस स्थिरता का सीधा असर उन लाखों भारतीय प्रवासियों पर पड़ता है जो वहां काम करते हैं। स्रोत बताते हैं कि रुपया भेजने की दरें भी स्थिर बनी हुई हैं। हाँ, और इसका नतीजा ये है कि मनी एक्सचेंज केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग इस स्थिरता का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब दिनार स्थिर रहता है तो ये प्रवासियों के लिए सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं है, ये एक तरह का सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा कवच बन जाता है। सही कहा। इससे उनके परिवारों की वित्तीय योजना बेहतर होती है। ये स्थिरता कुवैत को प्रवासी कामगारों के लिए और भी आकर्षक बना देती है, भले ही नियम सख्त क्यों ना हो रहे हो। एग्जैक्टली। ये आर्थिक स्थिरता और सख्त नियमों के बीच एक अनकहा संतुलन है। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त आर्थिक स्थिरता की नींव क्या है? ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका जवाब कुवैत की जीवन रेखा में छुपा है। तेल। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के हिसाब से तेल का उत्पादन बिना किसी रुकावट के बढ़िया चल रहा है। ये एक लाइन की खबर लग सकती है, लेकिन असल में यही वो इंजन है जो बाकी सब कुछ चला रहा है। मतलब जो नई सड़कें बन रही हैं, कॉर्निश पर जो सुरक्षा बल तैनात है, और यहाँ तक कि सरकार जो नए डिजिटल सिस्टम लागू कर पा रही है, हाँ, उस सब के पीछे यही तेल का पैसा है। बिल्कुल। ये तेल से होने वाली आय ही है जो सरकार को ये ताकत देती है
कि वो एक ही समय में बड़े पैमाने पर विकास कार्य भी कर सके और सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूती से नियंत्रित कर सके। तो एक्सचेंज हाउस पर लगी कतारें और रेगिस्तान में कश्ता के लिए जलता अलाव, ये दोनों तस्वीरें उसी एक आर्थिक सच्चाई से जुड़ी हैं। तो कुल मिलाकर कुवैत की एक बड़ी दिलचस्प और कई रंगों वाली तस्वीर उभर रही है। सतह पर देखें तो ये एक देश है जो छुट्टियों के जश्न में डूबा हुआ है। लोग ठंड का मजा ले रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। लेकिन अगर हम सतह के नीचे झांकें तो हमें एक बहुत ही सक्रिय और सख्त प्रशासनिक मशीनरी दिखती है जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को नियंत्रित कर रही है। और इन दोनों ही परतों को सहारा दे रही है एक मजबूत अर्थव्यवस्था। हाँ, जो तेल के अटूट प्रवाह और एक स्थिर मुद्रा पर खड़ी है। ये वाकई एक जटिल लेकिन सुचारू रूप से चलती हुई व्यवस्था लगती है, जहां हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। जश्न, प्रशासन और अर्थव्यवस्था तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, ये ब्रीफिंग हमें एक ऐसे समय का स्नैपशॉट देती है जहां व्यवस्था, उत्सव और अर्थव्यवस्था एक सामंजस्य में काम करते दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, ये जो संतुलन हम देख रहे हैं, ये कितना टिकाऊ है? आपका मतलब? देखिए, ये सामंजस्य दो बड़े स्तंभों पर टिका है। एक, तेल की ऊंची और स्थिर कीमतें, और दूसरा, एक बड़ा और नियमों का पालन करने वाला प्रवासी कार्यबल। जरा सोचिए, अगर इन दोनों में से एक भी स्तंभ डगमगा जाए तो क्या होगा? मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर जाती हैं, तो क्या सरकार इसी रफ्तार से विकास और सुरक्षा पर खर्च कर पाएगी? और जैसे जैसे प्रवासी कामगार ज्यादा डिजिटल और जागरूक होते जाएंगे, क्या वो अपने लिए बेहतर अधिकारों की मांग नहीं करेंगे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब आज जो तस्वीर इतनी स्थिर दिख रही है, उसके नीचे भविष्य की चुनौतियां छिपी हो सकती हैं। बिल्कुल। छुट्टियों का मौसम खत्म हो जाएगा, ठंड भी चली जाएगी, लेकिन ये बुनियादी सवाल बने रहेंगे। और कुवैत का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो इस संतुलन को बदलती हुई दुनिया के साथ कैसे बनाए रखता है। हाँ, आज का स्नैपशॉट तो शांत है, लेकिन ये हमें उन धाराओं की ओर भी इशारा करता है जो भविष्य में तूफान ला सकती हैं।